का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मटर की फसल में कीट व रोगों का समन्वित नियंत्रण, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर संपूर्ण जानकारी, पशु आहार में अजोला का महत्व एवं उत्पादन तकनीक पर प्रकाश। हमारे राज्य में मटर की खेती हरी फली और दाना दोनों के लिए ही करते हैं और दोनों ही अवस्थाओं में आपको इस फसल से अधिक उपज लेना है। तब आवश्यक है कि इस फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट व रोगों का समय रहते नियंत्रण किया जाए। तो कैसे करें इन कीट व रोगों का नियंत्रण, देखिए हमारा ये अंश। प्रदेश में मटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इस फसल के उत्पादन में रोग व कीटों का प्रकोप प्रमुख बाधा साबित हो रहे हैं। यदि इसमें लगने वाले कीट व रोगों की बात करें तो कीटों में रस चूसक कीट एवं फली छेदक इल्ली के साथ साथ इसमें भभूतिया रोग का प्रकोप होता है, जो कि मटर की फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। तो यदि आपकी फसल में भी इन कीटों व रोगों का प्रकोप हो रहा है तो आप कैसे करें इनका समेकित प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह यादव। तो किसान भाइयों, जो वर्तमान समय में मटर की जो फसल है उस पर कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मटर में कुछ कीड़े और बीमारियों का प्रकोप जो है देखने को मिलता है, तो इनसे जो है मटर की जो फसल है उसका जो उत्पादन है वो काफ़ी गिर जाता है। तो हमें ज़रूरत है कि समय रहते हुए इन बीमारी और कीड़े का जो है हम प्रबंधन करें। बीमारियों में खासकर जो है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो मटर में खासकर जो है पाउडरी मिल्डू एक बीमारी आती है और ये जो है इसके जो लक्षण हैं वो ऐसे हैं कि आपकी पत्तियों पर जो है सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई देता है और उसका नियंत्रण जो है किसान भाई अगर समय पर कर लेते हैं तो जो है मटर की जो हमारी फसल है उसके उत्पादन में गिरावट नहीं आती है। तो इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई जो है जो सल्फर आता है, सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। उसमें बेटेबल सल्फर 80% इसका जो है किसान भाई छिड़काव करें तो इससे जो है पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी है इसका जो नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा जो मटर में एक इल्ली का प्रकोप भी होता है जिसको हम जो है जो हमें मटर की जो फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो इस इल्ली के प्रबंधन के लिए किसान भाई एक समन्वित कीट प्रबंधन का तरीका अपनाएं जिससे कि जो मटर की जो फसल है उसको नुकसान ना हो और जो है उसका किसान की जो लागत भी न बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसान भाई जिसके अंतर्गत ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें ताकि जमीन में निष्क्रिय पड़े जीवाणु, सूक्ष्म जीव, कीट एवं सूत्रकृमि धूप द्वारा मर जाएं। सघन या कम दूरी में बोई गई फसल पर इस कीट का प्रकोप अपेक्षाकृत अधिक होता है। पौधों को लगभग 30 सेंटीमीटर की कतारों के मध्य बोएं। पक्षियों के बैठने हेतु टी आकार की लगभग 50 खूंटियां प्रति हेक्टेयर खेत में फूल आने से पूर्व फसल के मध्य खेत में लगा देनी चाहिए, जिस पर
पक्षी आकर बैठेंगे और वह इन हानिकारक कीटों को खाकर नष्ट कर देंगे। लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपा, स्टिंग बग, रूबिड बग इत्यादि परजीवी एवं परभक्षी कीटों का संरक्षण करें। ट्राइकोडर्मा चिलोनिस हेलियोथिस जाति को 7 दिन के अंतराल पर 1.5 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर 4 बार छोड़ें। फलीछेदक इल्ली हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा हेतु इसके अंडे एवं छोटी इल्ली दिखाई देने पर हेलिकोबर्पा NPB 250 घोल में टीपॉल 0.1% तथा गुड़ 0.5% 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर लगभग 3 बार छिड़काव करें। नीम बीज चूर्ण 5% को 1% साबुन के घोल में मिलाकर छिड़काव करें। इल्ली के वयस्क पंखियां नर एवं मादा अत्यधिक रात्रि में प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं, अतः इनकी सक्रियता के निरीक्षण हेतु प्रकाश प्रपंच तथा फेरोमोन ट्रैप 5 प्रपंच प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना चाहिए जब कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार कर ले। अगर बिल्ली का प्रकोप अगर कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा है तो उसमें जो है जो अच्छे जो रासायनिक कीटनाशी हैं उनका हमारे किसान भाई छिड़काव करें। जैसे इंडोक्साकार्ब है, ये आपका 500 ml प्रति हेक्टेयर की मान से हमारे किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी कई कीटनाशी हैं जिनका जो हमारे किसान भाई अगर सही समय पर और सही तरीके से और सही मात्रा में अगर छिड़काव करते हैं तो जो मटर में जो इल्ली से जो नुकसान होता है उस नुकसान को रोक सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सिंचाई जल की किल्लत से लगभग 1/3 प्रदेश जूझ रहा है, फिर भी बहुत से क्षेत्रों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जल की इस बर्बादी को रोकने के लिए सिंचाई की अत्याधुनिक तकनीकों से आज आपको अवगत करवाते हैं ताकि उसकी बर्बादी को रोका जा सके। तो आइए देखते हैं ये प्रस्तुति। इन दिनों भूमिगत जल स्तर में आ रही गिरावट के कारण सिंचाई जल की विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में कृषि कार्य अब जोखिम भरा कार्य प्रतीत होने लगा है। दूसरी तरफ कृषि में सिंचाई परंपरागत व गलत तरीके से करने के कारण जल की बर्बादी होती है, जिस कारण पौधों को पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। अतः आवश्यकता है इस बात की कि सिंचाई के नए तरीकों को अमल में लाया जाए। इस हेतु कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों को इन सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के बारे में जागरूक करने हेतु अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसमें बूंद बूंद पद्धति एक बेहतर विकल्प है, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इसको खेती में कैसे प्रयोग किया जाए, यह कहां से प्राप्त होगा, शासन द्वारा इसकी खरीदी पर कितना अनुदान है एवं इन विधियों से सिंचाई करके कितने प्रतिशत जल की बचत होती है। इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से जानने के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, हमारे राज्य में कम असमान एवं अनियमित वर्षा के कारण भूमिगत जल का पुनर्भरण भूजल के दोहन के अनुपात में कम होने के कारण भूजल स्तर प्रति वर्ष घटता जा रहा है। इससे न केवल फसलों उत्पादन की लागत बढ़ती है, अपितु पानी की गुणवत्ता भी खराब होती है। अतः पैदावार बढ़ानी है तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा।
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली या दाबित सिंचाई प्रणाली में मुख्यतः फव्वारा एवं ड्रिप विधि प्रदेश में व्यवहारिक और प्रचलन में है। इसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करते हैं बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में। यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक बचत के साथ ही साथ मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन व खारा पानी के लिए भी अनुकूल है। आवश्यकता अनुसार उर्वरक व कीटनाशी रसायन भी पानी के साथ ही दिया जाना संभव है। जड़ क्षेत्र निरंतर तर रहने के कारण दीमक की संभावना कम हो जाती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिल पाता है। लवणीय तथा ऊंची नीची भूमि में बिना समतल किए समान मात्रा में सिंचाई संभव हो जाती है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से भूमिगत जल का स्तर नीचे रखकर भूमि को सेमी से बचाया जा सकता है। ड्रिप विधि बागवानी एवं सब्जी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है। कपास, गन्ना व कुमांड कुल की फसलों में भी यह विधि कामयाब साबित हुई है। ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE या PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरकों तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधे की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं तथा जल मांग के आधार पर दिसंबर जनवरी में बूंद बूंद संयंत्र चलाने का समय आधा घंटे जबकि मई व जून में 3 घंटे रखना होता है। अब यदि इसकी देखरेख की बात करें तो सिंचाई के पानी में रेत, लवण व अन्य कचरे के कारण ड्रिपर के पानी बहाव में अवरोध पैदा हो जाता है। अतः संयंत्र का रखरखाव अच्छी तरह से करना चाहिए। उपयोगकर्ता को स्क्रीन, डिस्क फिल्टर व ड्रिपर की समय समय पर जांच करनी चाहिए और संभव हो तो प्रति सप्ताह फिल्टर की जाली को एक बार साफ करें। महीने में एक बार फ्लश वाल्व को खोलकर संयंत्र चलाना चाहिए ताकि जमा लवण बाहर निकल जाए। यदि सिंचाई के जल में लवणों की मात्रा अधिक हो तो 6 महीने में एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल संयंत्र में चलाकर लवण को निष्क्रिय करें। इस दौरान ड्रिप को पौधों से दूर रखना चाहिए। ड्रिप स्थापन करने के समय निर्माता या विक्रेता से विस्तृत सिंचाई शेड्यूल की मांग करना चाहिए। सिंचाई के पानी के साथ रासायनिक खाद एवं दवाइयों का प्रयोग करने के तुरंत बाद पाइपलाइनों को आवश्यक रूप से साफ करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई की परंपरागत तकनीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी समस्त जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाकर किसान भाई कृषि लागत को कम करने के साथ साथ फसलों उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अजोला कम लागत तकनीक में अधिक पोषक तत्वों वाला चारा है, जो कि दुधारू पशुओं से लेकर मुर्गी पालन के आहार के लिए उपयोग किया जा सकता है। परंतु आज भी इसके उत्पादन तकनीक एवं महत्ता से अधिकतर किसान अज्ञान हैं। तो हम उन किसानों के लिए लाए हैं अजोला पर ये विशेष अंश। किसान भाइयों, प्रदेश में पानी की कमी के चलते पशुपालकों को अपने पशुओं हेतु वर्ष भर हरा चारा नहीं मिल पाता है, और चूंकि हरा चारा पशु पोषण का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः इसकी कमी या अनुपलब्धता के चलते पशुओं में विभिन्न समस्याएं जैसे अंधापन, समय पर पाली में न आना, बांझपन, दुग्ध उत्पादन कम होना इत्यादि देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर पशुओं को संतुलित आहार देने हेतु पशुपालकों को अधिक धन भी व्यय करना पड़ता है, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है और पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, इस प्रकार की समस्या का एक सरल व सस्ता समाधान है, और वो है अजोला। अजोला एक जलीय वनस्पति है, जिसका आप अपने घर में बहुत ही कम लागत में उत्पादन कर पशुओं की हरे चारे की समस्या को दूर कर सकते हैं। साथ ही पशु आहार में इसका प्रयोग कर अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ साथ पशु पोषण में कमी के चलते पशुओं में आने वाली विभिन्न समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। अतः किसान भाइयों, अजोला के महत्व, इसकी उत्पादन तकनीक पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गिरीश माथुर से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी, देखिए कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। यह पशुओं को खिलाने के लिए नवीनतम प्रकार का, श्रेष्ठ क्वालिटी का, अपने आप के अंदर एक नायाब खाद्य पदार्थ है। एक हरा चारा है, एक हरा बांटा है। ये पानी के ऊपर तैरते रहने वाली फर्न है। इसके अंदर करीब 25 से 30% तक प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अंदर श्रेष्ठ क्वालिटी के एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स हम उनको बोलते हैं जो कि खाने के अंदर खाने ज़रूरी होते हैं और शरीर उसको बनाने के अंदर सक्षम नहीं होता है। इसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन B12 है। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक इत्यादि बहुत सारे महत्वपूर्ण लवण प्रचुर मात्रा के अंदर हैं। इस प्रकार अगर हम इसको, अजोला को पशुओं को खिलाने लगते हैं तो पशु स्वस्थ रहता है, उसका दूध का उत्पादन बढ़ता है, उसका दूध के अंदर फैट का उत्पादन बढ़ता है। बकरे बकरियों को खिलाएं तो उनका मांस की बढ़वार बढ़ती है, वृद्धि होती है। और अगर पक्षियों को खिलाएं, ब्रॉयलर को खिलाएं, लेयर्स को खिलाएं, तो ये चिकन्स के अंदर, ब्रॉयलर के अंदर करीब करीब ग्रोथ तेज़ी से बढ़ाती है और 30 दिन के अंदर ही उसको 2 किलो तक की ग्रोथ दे देती है। इतनी इसकी क्षमता है। इसको पैदावार करने की टेक्नोलॉजी जो केवीके अजमेर ने डेवलप की है वो यह है कि इसके लिए 1 मीटर बाई 6 मीटर की एक ट्रेंच बनाते हैं जो कि करीब 1 फुट गहरी हो और इसके अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर तक पानी रखते हैं। नीचे करीब 2 सेंटीमीटर तक खेत की उपजाऊ मिट्टी डालते हैं तथा 5 किलो गोबर जो कि 5-7 दिन पुराना हो, गाय का हो प्रेफरेबली, उसको हम गोड़ करके इसमें डाल देते हैं तथा अजोला को 2 किलो धो करके इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। इसके पश्चात करीब 1 से 2 लीटर पानी लेकर के हम इसको उसके ऊपर छिड़कते हैं जिससे कि अजोला सीधा हो जाए और इसकी जड़ें नीचे चली जाए। इस चीज़ के पश्चात इसका रखरखाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। रखरखाव से मतलब ये है कि अगर इसको ये 2 किलो से आपने शुरू की, करीब 12 से 15 दिन के अंदर ये आपकी ट्रेंच पूरी भर जाती है और 15 दिन पश्चात हम इसके अंदर से प्रतिदिन 1 किलो अजोला निकालने के अंदर सक्षम होते हैं। निकालने की एक विशेष विधि है कि इसको हम करीब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की जाली से छानते हुए निकालें जिससे कि इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे अंदर नीचे पानी में रह जाएं और वो दूसरे तीसरे दिन बढ़ सकें और हमें प्राप्त हो सकें। इसको हम धोने के लिए जो पानी काम में लेते हैं वो भी एक तगारी में धोएं ताकि उसके धोते समय भी फिर छोटे बच्चे उसके अंदर से निकल जाएंगे और वो छोटे बच्चों को वापस हम हमारी इस खेड़ी के अंदर डाल दें, ट्रेंच के अंदर डाल दें। इस प्रकार हम प्रतिदिन तेज़ी से बढ़वार को प्राप्त कर सकते हैं। प्रति सप्ताह इसके अंदर 1 किलो गोबर घोल करके डालें और प्रति सप्ताह 1 किलो गाय का मूत्र भी डालें इसके अंदर। गोमूत्र इसके अंदर अति महत्वपूर्ण रहता है। अजोला यूनिट साल के अंदर हम हमेशा लगा सकते हैं। सिर्फ बहुत तेज़ गर्मी वाला समय और बहुत ही तेज़ ठंड वाला समय, जैसे कि दिसंबर का अंतिम सप्ताह, जनवरी का प्रथम सप्ताह,
मई जून के अंदर जब तेज़ गर्मी पड़े उसके अंदर से करीब 5-10 दिन हमें अवॉइड छोड़ने चाहिए। और इसके अलावा हम इसकी यूनिट कभी भी लगा सकते हैं और ये 12 महीने तक हमको निरंतर उत्पादकता देती है। हालांकि यह ध्यान रखने की चीज़ है कि हर 3 महीने पश्चात इसको हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है, दोबारा बनाना पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि हम इसके अंदर से जो भी अज़ोला है उसको एक अलग टब या छबड़ी में इकट्ठा कर लें और पूरे पानी को निकाल लें। फिर मिट्टी को भी अलग कर दें तथा इसको पुनः दोबारा से शुरू करें। 2 सेंटीमीटर मिट्टी डालें, करीब 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पानी डालें और जो अज़ोला हमारे पास में उसी को ही वापस इसके अंदर डाल दें। साधारणतया अगर हम पक्की ट्रेंच बनाते हैं अज़ोला पैदा करने के लिए तो उसके अंदर 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। और अगर सिर्फ खड्डा खोद करके, ट्रेंच खोद करके और ये सेल्पोलाइन लगाते हैं जिसकी कि करीब 120 माइक्रोन की हम सेल्पोलाइन लगाते हैं और फिर ऊपर नेट लगाते हैं तो करीब करीब ये 1200 से 1500 रुपये के अंदर बन जाती है। एक बार ये एक ट्रेंच बनाने के पश्चात कोई भी खर्चा नहीं है, क्योंकि इसके लगातार चलाने के लिए हमें सिर्फ गोबर की आवश्यकता होती है, सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है और गौमूत्र की आवश्यकता होती है और बाकी कोई विशेष खास की दूसरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम कई जानवर रख रहे हैं और हम करीब 20, 30 या 40 तक अगर इस प्रकार की यूनिट लगा लेते हैं तो हमें एक व्यक्ति करीब करीब रखना पड़ेगा जो प्रतिदिन इसके अंदर ध्यान रखेगा। उसका प्रतिदिन रहेगा खर्चा और जितनी ट्रेंच होगी उतना केजी, उतना किलो हम प्रतिदिन इसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी चूँकि सर्दी के मौसम के अंदर तापक्रम दिन का भी कम हो रहा है और रात का भी कम हो रहा है, इस कारण से हमें इसकी विशेष तौर से व्यवस्था करनी है और इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमने ऊपर जाली लगाई है ये ग्रीन नेट 50% की होनी चाहिए ताकि इसके अंदर सूर्य की रोशनी पूरी पड़े। कुछ लोग बाग ध्यान नहीं रख रहे हैं और ज़्यादा छाया वाली नेट को लगाने से 75% छाया कर देते हैं। उसकी वजह से दिन में रोशनी कम आती है और फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है और ये भोजन पूरा नहीं बना पा रहे हैं। इस कारण से इसके अंदर ललाई आ जाती है। ललाई आने का मतलब ये है कि यह अज़ोला अपने आप को बचाने के लिए कुछ प्रकार के पिगमेंट्स पैदा कर रहा है। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है जो ललाई करता है और उसको ये प्रक्रिया है कि हम किस तरह से बचें। कभी कभी ऐसा भी होता है जब तेज़ ठंड होती है तो ये अपने आप को एक रत्ती के प्रकार के छोटे छोटे हरे हरे बीज के अंदर परिवर्तित कर देता है और वो फिर इसके तले के अंदर बैठ जाते हैं और ये 2 महीने पश्चात जब मौसम उपयुक्त होगा उस समय वापस ऊपर आ जाएगा और वो रत्ती के छोटे छोटे हरे हरे बीज वापस उग जाएंगे और अज़ोला फिर से पैदा हो जाएगा। साथ के अंदर यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर इस समय निरंतर हमें सप्ताह के अंदर 2 बार 1-1 किलो गोबर अवश्य मिलाना है जिससे कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट बराबर मिलते रहें, उसका ध्यान रखना है। करीब 5-6 किलो मिट्टी भी डालनी है और 100 ग्राम जिप्सम मिला करके इसको मिलाना है। इसको निरंतर हाथ से इस प्रकार से हिलाते रहें जिस तरह के अपन दूध के अंदर, दही के अंदर झेरनी डालते हैं, झेरनी हिलाते हैं जिससे कि छोटे बीज इसके अलग हो जाएंगे, वो बड़वारी बनाते रहेंगे और इस प्रकार से सर्दियों के मौसम के अंदर भी श्रेष्ठ क्वालिटी का अज़ोला पैदा होता रहेगा। ये ग्रोथ करेगा और हम हमारे पशुओं को इसको बराबर खिला भी सकते हैं। इस समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि रात्रि के समय जब फ्रॉस्ट पड़ती है, ठारी होती है, तेज़ ठंड होती है या अगर उत्तर की तरफ की हवाएं चल रही हैं तो हमें इस यूनिट को ये काली पॉलीथीन से ऊपर ढक देना चाहिए ताकि ठारी इसके अंदर बैठे नहीं और रात के अंदर भी इसका तापक्रम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो और ये फ्रॉस्ट से, सीढ़ी से मरे नहीं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बुढ़ागर, जिला जबलपुर के कृषक मनोज यादव ने। यह गेहूं की फसल में उर्वरक, सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो मनोज यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
गेहूं की अधिक उपज लेने के लिए कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं उसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। गेहूं में अधिकतर सभी प्रजातियों में इस वक्त तक किले फूटने की अवस्था आ चुकी होती है। गेहूं में यही सबसे क्रांतिक अवस्था होती है जिसमें कि एक अगर आपने सिंचाई दी है तो ठीक है, नहीं तो ये अवस्था सिंचाई के लिए सबसे उत्तम अवस्था होती है। इस अवस्था में अगर आप सिंचाई देते हैं तो आपकी गेहूँ की पैदावार जो है वो 25 से 30% अधिक आपको उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ ही गेहूँ में प्रमुख समस्या ये आती है कि गेहूं में कुछ प्रमुख खरपतवार है, जैसे कि गेहूं का मामा जिसको हम जवासा के नाम से जानते हैं, ये प्रमुखता से अब गेहूं की फसल में दिखाई देना शुरू हो जाता है। जिन किसान भाइयों ने तो अगर तो बीज बोने के समय इसके सावधानी बरती है तो बहुत अच्छा है। अगर उन्होंने किसी कारणवश इस बात पर ध्यान नहीं दे सके तो इस बात पर प्रमुखता से ध्यान दें कि अगर आपके गेहूं की आपके खेत में अधिकतर जवासा या गेहूं का गुल्ली का डंडा या गेहूं का मामा दिखाई दे रहा है तो वो उसका रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं, जो इस अवस्था में बहुत ही कम लागत में और सस्ते दरों पे किया जा सकता है। कि एक वीडर नाम का जो एक खरपतवार नाशी है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम सक्रिय पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं उनको हम अच्छी तरह से भली भांति उनका हम नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई अगर किसी और प्रकार की खरपतवार, चौड़ी पत्ती के खरपतवार के से उनका खेत अगर प्रभावित है तो वो प्रमुखता 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हर प्रकार की चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का नाश करती हैं। क्योंकि जो भी दवाई हम या जो भी रसायन हम अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं वो अपना अच्छे से अच्छा प्रभाव तभी बता सकता है कि अगर हमारे खेत में सिंचाई भरपूर मात्रा में हुई है। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में गेहूं लगा रखा है उन्होंने अवश्य उसके बोनी के समय भी कुछ ना कुछ नत्रजन की मात्रा दी होगी। तो अब वो अवस्था है कि जैसे कि आपने पूरे खेत में दी जाने वाली नत्रजन को 3 भागों में बांटा ही होगा, आधी आपने पहले दी होगी। अब जो बाकी की बची हुई नत्रजन की मात्रा है उसमें से आधी मात्रा का जो नत्रजन है वो आप यूरिया के माध्यम से इस वक्त खेत में छींट सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।